जब पूर्वा की आंख खुली तो उसे अपने चेहरे पर एक इनफॉर्मल हाथ महसूस हुआ। वो खुद को असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उन कोमल हाथों का स्पर्श उसे अच्छा भी लग रहा था। हाथ एक 30 से 35 साल की उम्र की दिखने वाली औरत के थे, जो अपने हाथ में गीला तौलिया लेकर पूर्वा का मुंह पोंछ रही थी। उस वक्त पूर्वा की बड़ी बड़ी काली आंखें इस तरह सूखी हुई थी जैसे वो अभी अभी रोकर आई हो। उस 35 साल की औरत के अलावा उस कमरे में एक आदमी और एक और औरत थी। अचानक उस आदमी ने कमरे की शांति को भंग करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आप इसका ध्यान रख पाएंगे, इसीलिए आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए। कमरे की दाहिनी तरफ खड़ी औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसकी अच्छी तरह से हिफाजत कर सकती हूँ। इतने सालों से उसकी देखभाल मैं ही करती आई हूँ। आज आप मुझसे ये हक नहीं ले सकते हैं। अगर आप इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, तो वो बीमार क्यों पड़ गई? उस आदमी ने अपनी आवाज में अकड़ भरते हुए कहा, और इस सवाल के जवाब में वो अधेड़ उम्र की औरत चुप रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने किए पर पछता रही थी, या फिर यूं कहे कि उसे सचमुच अपनी परवरिश पर शक हो रहा था। लेकिन आवाज में हिचकिचाहट और पूरी बात सुनने के बाद पूर्वा समझ गई थी कि वो औरत कौन है। पूर्वा ने कहा, माँ। और इतना कहते ही वो चुप हो गई। उसकी आंखों से फिर आंसुओं की बरसात होने लगी। उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में उसकी माँ एक गरीब औरत थी और उसके पापा उन्हें तब छोड़कर चले गए थे जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। उसके बाद जमीन जायदाद को हड़पने के लिए उसकी माँ का पीछा किया गया और उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। लेकिन किस्मत अच्छी होने के कारण बचने के लिए पूर्वा के नाना जी ने उस वक्त अपनी बेटी का भरपूर साथ दिया। जब तक पूर्वा हाई स्कूल नहीं गई, तब तक उसकी माँ उसे ऐसे छुपा कर रखती थी जैसे वो कोई खजाने की चाबी हो। लेकिन उस कमरे की बनावट और अपनी माँ के पहनावे को देखकर पूर्वा को याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है। दूसरी तरफ अपनी बेटी की आवाज सुनते ही माँ ने तुरंत अपने कदम उसकी तरफ मोड़ लिए और बिस्तर के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। हालांकि पूर्वा के दिमाग में उस माहौल का मतलब कुछ और ही था, लेकिन उसकी माँ की नजर से देखें तो वो यही सोच रही थी कि हाई स्कूल में कम नंबर आने के कारण उसकी बेटी की तबीयत इतनी खराब नहीं हो सकती। तभी माँ ने बेटी के सर पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, साथ ही उसके आंसू भी पोंछे। रोते हुए पूर्वा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी माँ के इतने करीब है। फिर जब आंखों में पानी लिए उसने आंखें खोलने की कोशिश की, तो एक धुंधलापन उसे नजर आने लगा। धीरे धीरे उस धुंध के छटते ही पूर्वा ने फिर से अपनी माँ का चेहरा देखा और उसी दर्द भरी आवाज में अपनी माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, आप। अपनी बेटी की आंखों से झलकते आंसू और हालत को देखकर माँ ने कहा, बेटा, क्या हो गया है? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, या फिर तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो बताओ। इतना कहने के बाद जब तक उसकी माँ अपनी बात पूरी कर पाती, तभी पूर्वा ने उन्हें अपनी तरफ खींचा और गले लगा लिया। और गले लगाते ही पूर्वा की नजर पूरे होशो हवास में कमरे की तरफ पड़ी। कमरा वही था जहाँ पूर्वा और उसकी माँ ने पूर्वा की जिंदगी के 16 साल काटे थे। इतना ही नहीं, बेड के दाईं तरफ उठने पर पूर्वा को अपना चेहरा आईने में नजर आने लगा। वो खुद को पहले से ज्यादा जवान महसूस कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी 16 साल की उम्र में नजर आता था। जब पूर्वा की नजर मिरर से दूर हटाते ही उसकी माँ ने उसे खुद से दूर करते हुए आराम करने के लिए कहा। तभी उसने बेड की दूसरी तरफ बैठे उस आदमी को देखा जो उसे अपने साथ ले जाने की बात कह रहा था। हालांकि इस वक्त पूर्वा उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी। तभी उस आदमी ने अपना हाथ पूर्वा की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पूर्वा डर के मारे खुद के हाथ पैर सिकोड़ने लगी। ये देखकर उस आदमी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, देखो, आपकी बेटी अब डरने भी लगी है। बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। उस आदमी का चेहरा जाना पहचाना था, तभी पूर्वा ने अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की। फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में डर बना हुआ था। तभी उसने अपनी नजर घुमाते हुए माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूर्वा की बात सुनते ही माँ ने उसके गालों में हाथ लगाया और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रही हो? अगर तुम अपने पापा के घर नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उन्हें मना कर चुकी हूँ। नंदिनी के मुंह से और इस तरह के शब्द सुनकर बिस्तर की दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी अपनी नजर उठाकर नंदिनी की तरफ देखता है। दरअसल वो पूर्वा के पापा अनिकेत के कहने पर वहाँ पूर्वा को अपने साथ ले जाने आया था। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनते ही पूर्वा चौंक उठी
और उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं अपनी पिछली जिंदगी में वापस कैसे आ सकती हूँ। इतना कहकर एक बार और पूर्वा ने उस आदमी की तरफ देखा। हालांकि उसे पहले से ही शक था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया था। लेकिन उसके लिए समझ पाना मुश्किल था कि वो यहाँ कैसे है। फिर पूर्वा ने हिम्मत जुटाते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे क्या हुआ था। पूर्वा खुद भी सोच रही थी कि क्या उसने अपनी माँ से जो कुछ भी पूछा वो सही था। दूसरी तरफ पूर्वा का ये अजीबोगरीब सवाल सुनकर उसकी मम्मी हैरान थी। तभी बिस्तर की दूसरी तरफ बैठे हुए आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि आपको अपनी बेटी के सवाल का जवाब देना होगा नंदिनी। ये सुनते ही पूर्वा की माँ उसकी तरफ मुड़ी और उन्होंने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, ये कैसा सवाल है बेटा। जब से तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आया है तब से तुम इसी तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। कल रात तो तुम्हें बहुत तेज बुखार भी था। पूर्वा का यहाँ होना और उसके पापा के भेजे हुए आदमी का उसके बिस्तर पर बैठना और उसकी माँ के द्वारा इस तरह की बात कहना, सब कुछ अलग था। पूर्वा को बस इतना याद था कि आखिरी बार वो मंडप में थी और उसने बम ब्लास्ट के लिए बटन दबाया था। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक धुंधले नजारे की तरह नजर आ रहा था। तो क्या ये सचमुच पूर्वा की पिछली जिंदगी थी या फिर पूर्वा कोई सपना देख रही थी। इतने में पूर्वा के पापा के द्वारा भेजा हुआ आदमी जयंत उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, आप जानती हैं कि मैं ऑर्डर नहीं टाल सकता, इसीलिए अपनी बेटी को समझाइए। ये कहकर वो कमरे में चक्कर लगाने लगा। फिर अचानक चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट लिए पूर्वा के पास आया और पूर्वा की तरफ फिर से हाथ बढ़ाते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। मैं तुम्हारा चाचा जयंत हूँ, पहचाना? मुझे बचपन में तुम जय चाचा कहकर बुलाती थी। मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आया हूँ। जैसा कि तुम्हारे पापा ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अचानक पूर्वा को याद आया कि वो इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकती थी। ये छोटी हंसी दरवाजे के बाहर जाते ही बदल जाती थी। पूर्वा को याद आया कि बचपन में आदमी ने चाचा बनकर उसे बहुत परेशान किया था, इसीलिए वो अब उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। इस बार भी जब मुस्कुराते हुए जयंत पूर्वा को देख रहा था, तब पूर्वा सिर्फ उसकी हंसी का जवाब गुस्से से दे रही थी। पूर्वा के चेहरे के भाव देखकर जयंत समझ गया कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक बार और अपनी बात को दोहरा कर कहा, चलो गुड़िया, अब उठो, ज्यादा जिद ठीक नहीं है। वैसे भी तुम्हारी माँ ने हमें बताया था कि वो तुम्हें तुम्हारे मनपसंद कॉलेज में नहीं भेज पाएगी, इसीलिए तुम्हारे पापा तुम्हें खुद लेने आना चाहते थे। पर तुम जिद्दी हो और उन्हें जिद बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आ गया। लेकिन मैं तुम्हें प्यार से वहाँ ले जाऊंगा और तुम्हारा दाखिला तुम्हारे मनपसंद के कॉलेज में कर दूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तुम्हारे सारे दोस्त वहीं पढ़ते हैं ना। तुम मेरे पापा के कोई भाई भाई नहीं हो, तुम बस उनके घर में काम करते हो, नौकर हो तुम। ये बात पूर्वा के मन में घूम रही थी और वो सोच रही थी कि जो भी जहर उसके दिमाग में भरा है उसे वो जयंत के सामने उगल दे। लेकिन अपनी माँ की मौजूदगी की वजह से वो चुप रही और उसने सिर्फ इतना कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही पूर्वा की माँ ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जयंत उसके जवाब से नाखुश था। उसने पूर्वा से कहा, जिद करना अच्छी बात नहीं है, वो भी तब जब तुम्हारे फायदे की बात हो रही हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर कोई बात नहीं, मेरा काम सिर्फ तुम्हें यहाँ से ले जाने का है और वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। इतना कहते ही जयंत ने नंदिनी की तरफ देखा, पर नंदिनी अब भी चुप रही। आपको समझ नहीं आता मैं कितनी बार कहूँ कि मैं यहाँ खुश हूँ और मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना है। अब चले जाइए यहाँ से। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बात मान जाऊंगी? जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो पूर्वा ने एक सांस में अपनी बात रखते हुए अपने हाथों से अपने घुटनों को जकड़ लिया। ये देखकर जयंत ने एक लंबी सांस ली और नंदिनी से कहा, क्या आप भी यही चाहती हैं? क्या आपको इसका उज्जवल भविष्य नहीं चाहिए? फिर आप बोल क्यों नहीं रही? आपको अपनी बेटी को सही सलाह देनी चाहिए। जयंत की बात सुनते ही नंदिनी ने धीरे से अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, चाचा ठीक कह रहे हैं बेटा, अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी, अच्छे कॉलेज में हो पाएगी, तुम अच्छे लोगों के बीच में रहोगी और एक दिन जब तुम वहाँ से लौटोगी तो तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। एक माँ को इसके अलावा और क्या चाहिए? नंदिनी ने ये बात कह तो दी, लेकिन उसकी बातों में उसके भाव साफ झलक रहे थे कि वो अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा बना रहा। ना तो उसके बाद नंदिनी ने कुछ कहा और ना ही जयंत ने कोई शब्द अपने मुंह से निकाला। वो दोनों चुपचाप पूर्वा की तरफ देख रहे थे, लेकिन पूर्वा को देखकर लग रहा था कि वो किसी की भी नहीं सुनने वाली। उसने अपना मन बना ही लिया है। तभी जयंत के मन में ये विचार उठने लगा, कोई इंसान ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर
यहाँ रहना क्यों पसंद करेगा? हालांकि नंदिनी का घर छोटा नहीं था, लेकिन जहाँ जयंत उसकी बेटी को ले जाना चाहता था, वहाँ के ऐशो आराम के सामने ये कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, पूर्वा तो वहाँ रह चुकी थी, फिर भी उसके दिमाग में ये बेवकूफी भरे ख्याल क्यों आ रहे थे? जयंत ये सब सोच ही रहा था कि तभी पूर्वा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जयंत के मन के ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे हो और उसे पता चल गया हो कि जयंत के दिमाग में क्या चल रहा है। अचानक से पूर्वा को एक झटका लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सब कुछ भूलकर उसके सामने जो कुछ भी हो रहा है उसमें ही खो गई थी। तभी पूर्वा की आंखों के सामने वही बम ब्लास्ट घूमने लगा। आखिर ये कैसे संभव था कि एक जगह मौत होने के बाद इंसान अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आए और उसकी पुरानी जिंदगी उसे बदली हुई नजर आए? ये सोचते हुए धीरे धीरे पूर्वा ने अपनी आंखें बंद की और उस सन्नाटे के शोर को समझने की कोशिश करने लगी। पूर्वा अपनी पिछली जिंदगी में वापस कैसे आ गई? ये कोई सपना था या हकीकत? आगे जानने के लिए सुनते रहिए बैक फॉर रिवेंज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इससे पहले कि पूर्वा सारे मामले को समझने की कोशिश कर पाती,